नमस्कारम, दिस इज शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पास्ट आईसी मेंबर। मुझे तो बहुत खुशी है इस वीडियो के द्वारा आपसे मिलन। जरूर आप तो जो कुछ कमेंट्स में देते हैं और ये वीडियो को, ये नॉलेज शेयरिंग वीडियो को सभी लोगों को लिए शेयर करते हैं। मुझे तो इसे देखकर बहुत खुश हो रहा है। अभी तो ये वीडियो में अगस्त मंथ का महीने का एचआर स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स क्या है और जजमेंट जो कुछ आया है जुलाई मंथ में, और जो कुछ सर्कुलर आया है गवर्नमेंट से उसके बारे में भी हम बताएंगे। जरूर अंत तक देखिए, जरूर आपके लिए ये नॉलेज जरूर मिलेगा ये वीडियो में। पहले तो हम देखेंगे ये क्विज का, बिकॉज वो क्विज को आपके लिए एक नॉलेज के लिए ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न क्या है तो फैक्ट्रीज एक्ट में लीव का प्रोविजन के बारे में सेक्शन 79 बताता है। एक एम्प्लॉय का लीव तो कितना दिन 20 डेज क्रेडिट है, और ये साल का एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे 2024 का जो कुछ लीव आया 15 डेज, उनका क्रेडिट तो 20 डेज, कुल 35 डेज उसके साथ है। सेक्शन 79 के अनुसार कितने दिन को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं 2025 के लिए? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। जरा सोचिए करेक्ट आंसर क्या है। और दूसरा क्वेश्चन, अब तो प्रोबेशन को एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन करने के समय वो रीजन तो बताना है क्या? ये जरा सोचिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके लिए एक जजमेंट भी दिया है, हम देखेंगे अंत में, और वीडियो के अंत में जो कुछ आंसर है उस पर देखेंगे। अभी तो स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स ये महीने अगस्त महीने का कंप्लेंट्स पीएफ से है। पीएफ में हम तो जुलाई महीने का कंप्लेंट्स ईसीआर अगस्त 15 के पहले करना पड़ता है, और इंटरनेशनल वर्कर है तो आपके एस्टेब्लिशमेंट में उसका रिटर्न्स भी 15 अगस्त 2025 के पहले करना है। ईएसआई को भी वेज मंथ जुलाई 2025 के लिए जो कुछ दिया उसके लिए तो चलान भरकर चलान को पे करना है 15 अगस्त 2025 के पहले। अगस्त 15 2025 तो हॉलीडे है, उसके अनुसार आप तो प्लान करना पड़ता है। और देखिए ट्रेनिंग के बारे में हम देखें तो अगस्त 2025 में 3 ट्रेनिंग है, डायरेक्ट ट्रेनिंग। ये 3 ट्रेनिंग में तो डायरेक्ट ट्रेनिंग वेल्लूर में होता है, और तमिल में एक वेबिनार है। वेबिनार तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ बताते हैं, और कोड ऑन वेजेस के बारे में अंग्रेजी में ये तो वेबिनार होगा। जो लोग जहां भी हो आप तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोड ऑन वेजेस को जो कुछ प्रोविजन है उसके बाद हम तो बताएंगे, और वेजेस का डेफिनेशन से क्या क्या हो रहा है होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये तो अंग्रेजी में भी और तमिल में भी 2 आवर्स का वेबिनार हो रहा है। उसके जो कुछ डिटेल चाहिए मिस्टर दिनेश कुमार का नंबर दिया है ये स्क्रीन में देखकर उनको कॉल करके आप तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीपीआई पॉइंट्स जरा ऊपर हो गया, 342 पॉइंट्स है अभी। और इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में देखें तो पहले तो पांच का एक जजमेंट, बॉस तो मेल है, वो महिला तो असिस्टेंट है, वो महिला तो कंप्लेन करता है पांच के अंदर। क्या हुआ तो बॉस तो पूछ रहा है अभी अभी क्यों लीव, इतना लीव ऐसा पूछ रहा है, और काम तो नहीं हो रहा है इसके बारे में वो मीटिंग में पूछता है। ये तो पास का अंदर आएगा क्या? ह्यूमिलिएशन है उसके, तो पास में कंप्लेन कर सकता है क्या? वो तो तेलंगाना का हाईकोर्ट अच्छी तरह न्यायालय तो इतना अच्छा जजमेंट दिया है। सेक्सुअल हरासमेंट का जो कुछ डेफिनेशन थे उसके लेकर अच्छी तरह किया, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, अच्छी तरह बताया है। और गुजरात हाईकोर्ट में एक केस आया था ईएसए के बारे में। जो कंपनी है, कंपनी का दूसरा कंपनी बना रहा है, वो तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तब जो कुछ पेमेंट दिया लेबर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए, उसको भी वो ईएसआई को काट करना पड़ता है, ऐसा ईएसआई कॉर्पोरेशन बताता है। गुजरात हाई कोर्ट ऐसे देखकर वहां तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, और तो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को सेपरेट कोड है, इसलिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नहीं पूछना, ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में एम्प्लॉयर वो तो खुद
ये तो चेंज सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता, ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। और देखें तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जो कुछ एम्प्लॉय रेजिग्नेशन देते हैं फिर विड्रॉवल लेना है तो रिटर्न में होना है। ये केस में तो एक एम्प्लॉय रेजिग्नेशन करता है, रेजिग्नेशन करने के समय बाद सोच कर नहीं नहीं हम तो विड्रॉ करेंगे, ऐसा सोचकर वो लेटर भेजा है पोस्टल सर्टिफिकेट में, वो एम्प्लॉयर को नहीं मिला है, इसलिए वो तो जो कुछ रेजिग्नेशन लेटर आया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। एम्प्लॉय ने बताया नहीं नहीं मैं तो ये तो विड्रॉल कर दिया, नहीं मुझे तो नहीं आया, इसलिए मैं तो दूसरे आदमी को ले लिया, आपको तो जाना ही पड़ता। ये केस तो राजस्थान हाईकोर्ट में आया था, एम्प्लॉय के पास जो कुछ भी एविडेंस नहीं है, इसलिए जो कुछ एम्प्लॉयर कहता है वो तो सही है, ऐसा जजमेंट दिया है। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, जो एम्प्लॉइज खुद नहीं आते हैं कंपनी को काम के लिए, उसके लिए हम तो टर्मिनेट करना है तो डोमेस्टिक इंक्वायरी करना है क्या, इसके बारे में अच्छा वो जजमेंट है। इसमें तो यूनियन एम्प्लॉइज है वो तो काम तो नहीं आते, महीने तक कितना महीने नहीं आते उतना महीने, वो तो मैनेजमेंट तो पूछ रहा है आओ काम के लिए आओ आओ ऐसा लेटर भेजता है, लेकिन एम्प्लॉय तो नहीं आते। फिर क्या हुआ तो ये टर्मिनेट कर दिया मैनेजमेंट। ये केस तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था, सो अच्छी तरह एनालाइज करके बताया, जब एम्प्लॉय वॉलंटरली खुद नहीं अबैंडन करते हैं तब डोमेस्टिक इंक्वायरी का आवश्यकता नहीं है। ये हम तो फेस करते हैं, जब एम्प्लॉइज तो खुद वो तो अब्सकॉन्ड हो जाता है, कैसे डोमेस्टिक इंक्वायरी करेंगे, उनको तो हम तो टर्मिनेट करने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। मद्रास हाई कोर्ट का और एक जजमेंट अच्छी जजमेंट है ग्रेजुटी के बारे में। ग्रेजुटी एक कंपनी में क्या किया तो जो कुछ एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलना है उसके लिए एक स्कीम बनाकर उनको पेंशन वगैरह वो तो मंथली वो तो काम धन आने के लिए पेंशन की तरह आने के लिए प्रोविजन कर दिया। अभी तो कोर्ट में आया तो ये तो ग्रेजुटी को नहीं मानेंगे, ग्रेजुटी तो लमसम में देना है, ऐसा महीने महीने देने से ग्रेजुटी नहीं कहा जाता है, इसलिए ग्रेजुटी लमसम में देना पड़ता है। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जब एम्प्लॉय वो एक कंपनी में रिजिग्नेशन करके वो कॉम्पिटिटर कंपनी में जाकर ज्वाइन होता है, वो अपॉइंटमेंट लेटर में कॉम्पिटिटर को नहीं ज्वाइन करना, कॉम्पिटिटर से नहीं ज्वाइन करना, और इधर से रिलीव होने के 2 साल बाद ही आप ज्वाइन करना पड़ता है, ऐसा कंडीशन है तो वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है, हम कहाँ भी काम कर सकते हैं, कभी भी क्या क्या बिजनेस है वो भी हम तो लीगली क्या बिजनेस है वो तो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाना कोई भी नहीं कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 27 के अनुसार देखें तो ये तो इलीगल है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर दिया है। और देखिए बिग तो अमेंडमेंट बिहार गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया। हम तो पहले तो वो चर्चा किया 4 दिन का काम 3 दिन का छुट्टी, ये बिहार गवर्नमेंट उसे तो अभी वो लेबर कोड पे आने के समय वो तो वेट नहीं किया, वो अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। सेक्शन 54 में जो कुछ वर्किंग आवर है 12 घंटे को बढ़ा दिया। देखिए सेक्शन 55 में 5 आवर्स था, उसको भी वो ब्रेक का समय 6 घंटे बढ़ा दिया। और सेक्शन 59 में ओटी आवर्स को भी, जब आप 12 आवर्स 12 घंटे काम करते हैं वर्किंग आवर्स सेक्शन 54 में, वो तो ओवर टाइम का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11.5 आवर्स के बाद जो कुछ काम करता है वो तो ओवर टाइम कहा जाता है, उसके लिए डबल वेजेस देना है। और सेक्शन 65 में कितना हम तो ओवर टाइम कर सकते हैं तो वो 144 आवर्स को बढ़ा दिया। और एक कंडीशन भी लगा दिया, क्या कंडीशन है, जो कुछ एम्प्लॉय 12 घंटे के काम करना है और वोटिंग करना है तो रिटर्न कंसर्न देना है। ये भी वो लेबर कोड में आया है, वो सब कुछ अभी इम्प्लीमेंट कर दिया बिहार गवर्नमेंट, अच्छा है, बिग गवर्नमेंट है। और एक बिग न्यूज देखें तो प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत रोजगार योजना ये भी इम्प्लीमेंट हो गया 1 अगस्त 2025 से। इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको
ये लिंक मिलेगा, आप देखकर अच्छी तरह समझ कर सकते हैं। देखिए इसमें तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए इंसेंटिव देता है। जो एम्प्लॉय वो तो एजुकेशन कंप्लीट करके जब पहला जॉब को आता है, पहला काम में ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने से उनको 15,000 तक मिलेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और एम्प्लॉयर को 3,000 तक मिलेगा। ऐसा अच्छी तरह के इंसेंटिव स्कीम है। ये तो डिटेल और वीडियो को देखकर समझ कर सकते हैं। जब ये इंसेंटिव की स्कीम इंप्लीमेंट कर दिया, प्रॉब्लम भी है एम्प्लॉयर के लिए अभी तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? यूएएन जनरेट करना। यूएएन तो पहले एम्प्लॉयर जनरेट किया था। जो कुछ एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय यूएएन नंबर है तो यूएएन नंबर लेंगे, नहीं तो हम जनरेट करेंगे। अभी तो नया यूएएन को जनरेट नहीं कर पाते एम्प्लॉयर। कौन करना है? खुद एम्प्लॉय ही करना है। किसके लिए? इंसेंटिव को लेने के लिए। इंसेंटिव तो आधार बेस्ड, जो कुछ बैंक अकाउंट लिंक किया है उसको जाना है। इसके लिए यूएएन नंबर को वो तो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी में वो तो जनरेट करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। उमंग ऐप में इसका फैसिलिटी दिया है। उसके बारे में कैसे उमंग ऐप में हम यूएएन को जनरेट करेंगे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एम्प्लॉयर के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स आता है, समस्या और समाधान, उसके बारे में भी हम बताया है। वो समस्या समाधान इसके बारे में भी वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब इसके लिए ईसीआर में ग्रास वेजेस को जरूर बताना है, ऐसा सर्कुलर पीएफ ऑफिस से एक आया था। और तमिलनाडु में देखे तो फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट वो डिश पोर्टल तो अभी नया बना दिया। वो तो माइग्रेशन होना है। कैसे माइग्रेशन करेंगे नया पोर्टल में, और नया पोर्टल में माइग्रेशन करने से ही हमका फैसिलिटीज मिलेगा, उसके बारे में वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तमिलनाडु में यानी फैक्ट्री है तो आप ऐसा जरूर करना पड़ता है। इसके लिए आपको तो ये हेल्प चाहिए तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु में कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट को नेम बोर्ड के बारे में एक अमेंडमेंट आया था, और रीजनल लैंग्वेज में तो बोर्ड होना है, उसका फोटो भी रजिस्ट्रेशन में हम देना पड़ता है। लेबर कोड्स के बारे में राज्यसभा में एक प्रश्न आया था, उसके आंसर बताया। वो आंसर में 32 स्टेट्स तो अभी रेडी है, ड्राफ्ट रूल बना दिया। वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप दोनों स्टेट कुछ भी नहीं टच भी नहीं किया, और तमिलनाडु ने सोशल सिक्योरिटी का रूल्स नहीं बनाया। ये स्टेटस है। और पैन वर्कर, जिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनाना है, वो भी पेंडिंग है। ऐसा राज्यसभा में वो प्रश्न को उत्तर दिया है। कर्नाटका में लेबर वेलफेयर स्कीम्स जो कुछ है उसका पैम्पलेट मिला है। उस पैम्पलेट में 35,000 तक जो एम्प्लॉय वेतन देते हैं, वो उनको तो ये स्कीम में आप लाभ ले सकता है। और देखिए मैटरनिटी बेनिफिट का भी एक लाभ है, ये तो 10,000 तक ये लेबर वेलफेयर फंड में मिलता है। महाराष्ट्र अभी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को ईएसआई के अंडर ला लिया। ये अभी तो वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और ईएसआई में फ्री स्कीम है, उसके अनुसार जो एम्प्लॉयर अभी तक ईएसआई में नहीं रजिस्ट्रेशन किया वो तो एलिजिबल है, मैंडेटरी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब विदाउट इंस्पेक्शन नहीं है, फाइन नहीं है, अभी तो दिसंबर 2025 तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए एक सर्कुलर भी आया। नाइट शिफ्ट में, रात में महिलाएं काम करने के लिए जो कुछ रूल्स हैं सभी स्टेट्स अभी तो इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश अभी तो उनका रूल बनाया, और ओडिशा ने बनाया, हिमाचल प्रदेश ने बनाया। रूल तो सही है, डोर स्टेप पिकअप ड्रॉप करना पड़ता है, वो तो सुपरवाइजर महिला होना है, सिक्योरिटी महिला होना है, सीसीटीवी कवरेज होना है, ऐसा है रूल्स बताता है। और पंजाब में जो कुछ सेक्शन 66 1 ऑफ बी, ये तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के बारे में बताता है। उसका ऑफिसर कौन है? तो लेबर कमिश्नर कम डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, वो तो डिसीजन लेंगे, ऐसा जीवो आया है। और ये महीने का वीडियो, इसमें जो कुछ क्विज आया था उसका आंसर तो 30 डेज है। आपको तो आश्चर्य होगा कैसे 30 डे, बिकॉज सेक्शन 79 के अनुसार, मैंने पूछा सेक्शन 79 के अनुसार
फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 79 बताता है 30 डेज भी आप लीव को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं करना है क्या, कर सकते हैं, तो बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई है इसलिए कर सकते हैं। सेक्शन 79 आपको बताता है मैक्सिमम 30 डेज। दूसरा प्रश्न है क्या है, एक्सटेंशन प्रोबेशन एक्सटेंशन में रीजन बताना है क्या, जरूर बताना है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट में अच्छी तरह प्रोबेशन का डेफिनेशन दिया है। प्रोबेशन तो एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय के सूटेबिलिटी, वो पोजीशन में सूट हो रहा है नहीं हो रहा है इसके देखने के लिए दिया है, इसलिए प्रोबेशन को एक्सटेंड करना है तो जरूर रीजन को बताना है। तो अभी तो मैं तो मुझे तो जरूर पसंद है, आप तो ये वीडियो से खुश होंगे। अभी खुश है तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए हमारा HR फ्रेटर्निटी के लिए। हम जरूर आपके लिए और एक वीडियो बनाकर मिलेंगे, इसमें जो कुछ आपको चाहिए तो कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। अभी और एक वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।